चमत्कारी गाय। एक गांव में रामू और माला करके पति पत्नी रहते थे। उनका एक बेटा था शरत और एक बेटी थी स्वप्ना। रामू के पास एक गाय भी थी जिसका दूध बेचकर वह अपने घर का पालन पोषण करता था। इतने साल ये काम करके रामू भी बहुत बूढ़ा हो चुका था। रामू एक दिन सबको बुलाकर ऐसा कहा, अब मुझसे ये काम नहीं होगा बेटा, मैं बहुत कमजोर हो चुका हूँ। अब से शरत को ही सारा काम संभालना होगा। जी पिताजी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। लेकिन शरत को गाय का देखभाल करना और दूध निकालना तो नहीं आता। इसीलिए वह अपने माँ के पास गया और कहा, माँ, मुझे पता नहीं चल रहा है कि कैसे ये सब काम मैं अकेले करूं। मुझे तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तभी ये सब बातें सुन रही उसकी बहन स्वप्ना बोली, भैया तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं कुछ न कुछ करूंगी, बस तुम मेरे बात में हाँ मिलाते जाओ। उसी दिन एक आदमी दूध के लिए उनके घर आया। अरे शरत बेटा, मुझे कुछ दूध चाहिए। मेरा बेटा बहुत बीमार है। इस गांव में आपके यहाँ ही सबसे अच्छे दूध मिलते हैं ना, इसीलिए आप मुझे 1 लीटर दूध देना। जब शरत और स्वप्ना दूध के लिए गाय के पास जाकर दूध निकाला, तभी गाय सिर्फ आधा लीटर ही दूध देती है। शरत जब दूध उस आदमी को दिया, ये क्या है बेटा, ये तो सिर्फ आधा लीटर ही दूध है। तभी शरत कुछ बोलने से पहले ही स्वप्ना ने बोली, काका, ये तो चमत्कारी गाय का दूध है। आपने बोला ना कि आपके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, जरा ये दूध तो उसको पिलाकर देखिए, जादू हो जाएगा, जादू। अच्छा बेटी, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। ऐसा बोलते ही वह आदमी चला जाता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं, फिर वही आदमी शरत के घर आता है। बेटा शरत और स्वप्ना, आप कहाँ हो? आपने जो भी बात बोली वो बिल्कुल सही निकली। मेरे बेटे की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गया है। आपको बहुत धन्यवाद। ये लो कुछ पैसे, आप दोनों की भला हो। जब ये बात गांव में फैल गया, सभी लोग उस चमत्कारी गाय का दूध पीने के लिए उसके घर के सामने लाइन लगा देते हैं। अचानक उस चमत्कारी गाय का दूध फेमस हो जाती है और उनका सेल्स बढ़ जाते हैं। लेकिन शरत को ये बात समझ में नहीं आया और स्वप्ना से पूछा, लेकिन स्वप्ना, आखिर बात क्या है? ये सब कैसे हो गया? भैया कुछ नहीं, मैंने कहीं पढ़ा है कि जड़ी बूटियां और कुछ ऑर्गेनिक दाना खाने से दूध की विशिष्टता बढ़ जाती है। बस मैंने ऐसा ही ऑर्गेनिक दाना और जड़ी बूटियां गाय को खिलाई और हमारी दूध चमत्कारी गाय का दूध बन गया है। है ना सही बात? उस दिन से चमत्कारी दूध बेचकर शरत और स्वप्ना, रामू और माला भी खुशी खुशी रहने लगे। कमला के पति चंद्रा के देहांत के बाद उसकी बेटी चंपा की सारी जिम्मेदारी कमला पर ही पड़ती है। कमला रोज भर मजदूरी करके चंपा की देखभाल करती है। चंपा बचपन से ही लंगड़ी थी, इसीलिए चंपा बैसाखी का सहारा लेकर ही चलती थी। स्कूल में उसे सभी बच्चे लंगड़ी लंगड़ी करके चिढ़ाते थे। अरे क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? माँ, स्कूल में मुझे सभी लोग लंगड़ी लंगड़ी करके चिढ़ा रहे हैं, मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, मुझे स्कूल नहीं जाना है माँ। ऐसा नहीं कहते बेटा, मैं तुम्हारी इलाज अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास करवाऊंगी, तुम चिंता मत करो। तो क्या मैं बाकी के बच्चों की तरह चल सकती हूँ माँ? अरे चलना क्या, तुम दौड़ भी सकती हो, नाच भी और खेल भी सकती हो। ऐसा कमला चंपा को शहर में एक अच्छी अस्पताल लेके जाती है। वहाँ डॉक्टर चंपा को देखकर ऐसे बोले, अरे चंपा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। कमला बहन, चंपा को एक ऑपरेशन करवाना है, बस उसके बाद वह चल सकेगी। लेकिन बोलिए डॉक्टर साहब, आप रुक क्यों गए हैं? कुछ नहीं, उसके लिए कम से कम 10 लाख की जरूरत होगी। ये बात सुनकर
कमला और चंपा वहां से निकल जाते हैं। कमला चिंता में पड़ जाती है कि इतने सारे पैसों का इंतजाम कहां से करें। एक दिन वह नौकरी की तलाश में घूमती रहती है। इतने में तेजी से एक कार आकर कमला को टक्कर मार देती है और चली जाती है। लेकिन कमला जाकर रोड के बाजू में एक कूड़े के डब्बे के पास जाकर गिरती है। हे भगवान, मेरी कमर! आह! अब तो मैं चल भी नहीं पाऊंगा। मैं अपने बेटी का इलाज कैसे करवाऊंगी? आह! इतने में कमला देखती है कि उसकी हाथ वहां पर पड़ी एक जादुई हीटर पर पड़ती है और जैसे ही उसकी कांच की चूड़ियां उस हीटर को छुआ, वह कांच की चूड़ियां सोने की हो जाती है। ये देखकर कमला हैरान रह जाती है। तुरंत उस जादुई हीटर को लेकर अपने घर आ जाती है। उसको एक टेबल पे रखकर चंपा को बुलाती है। अरे चंपा, ये देखो, ये कोई जादुई हीटर लग रही है। मेरी कांच की चूड़ियां इसको लगकर सोने की बन चुकी हैं। क्या? हाँ माँ, तुम सच कह रही हो। तुम जाकर कुछ और चीजें लाकर उस पर रखो। ऐसा ही कमला कुछ बर्तन और कुछ पत्थर लाकर उस हीटर पर रखती है। देखते ही देखते सारे चीजें सोने की बन जाती हैं। तुरंत कमला उन्हें लेकर बाजार के सोने की दुकान में बेचकर पैसे लाती है और ऐसा ही कुछ ही दिन में चंपा के ऑपरेशन के लिए जो पैसे चाहिए उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। ऑपरेशन के बाद चंपा चलने लगती है। उसी तरह उस जादुई हीटर के साथ दोनों खुशी खुशी से रहने लगे। जादुई दूध का नदियां। कुशलपुर नाम का एक गांव में सीताराम के दो बेटे थे, भुवन और श्रवण। सीताराम दूध का व्यापार करता था। सीताराम ने जिंदगी भर दूध ही बेचकर अपने बेटों को पाला और पोसा। भुवन और श्रवण की शादियां भी हाल ही में हो जाते हैं। उसके बाद सीताराम दूध का व्यापार छोड़ दिया। ऐसा सीताराम और दोनों बेटे उनके बीवियों के साथ एक ही घर में रहने लगे, लेकिन वो दोनों अपने बीवियों के इशारे पर नाचने लगे। अजी सुनते हो, मुझे इस घर में अब अच्छा नहीं लग रहा है। हम शहर जाएंगे, वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें, अच्छे होटल्स सब रहेंगे। अपनी बीवी की बात सुनकर भुवन आकर अपने पिता से ऐसा बोला। पिताजी, मैं और माला शहर जाना चाहते हैं। मैं वहां पर कुछ काम ढूंढ लूंगा। मगर क्यों बेटा, यहाँ पर सब कुछ तो है। मुझे भी मेरी जिंदगी बेहतर बनानी है पिताजी। मैं इस गांव में सड़ नहीं सकता। भुवन को देख श्रवण भी पिताजी से शहर चले जाने की प्रस्ताव करता है। उन दोनों की बातें सुनकर सीताराम बहुत चिंतित हो जाता है। आप दोनों चले जाएंगे तो मैं यहाँ पर अकेला पड़ जाऊंगा और मैं शहर आपके साथ नहीं आ सकता। वहां पर मुझे जमती नहीं है। शहर की हवा ही दुष्ट है बेटा। आप चाहिए तो चले जाइए, मैं इधर ही रहूंगा। आप बस अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। ऐसा दोनों बेटे शहर चले जाते हैं। सीताराम अकेले अकेले उस गांव में ही रहता है। खाना खुद बनाकर खाने लगा। एक दिन उसका दोस्त मल्लन्ना उसके घर आता है। क्यों भाई सीताराम, आजकल क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मल्लन्ना, घर में अकेले अकेले कुछ सोच नहीं रहा है। लगता है मैं अगर फिर से दूध का व्यापार शुरू करूं, अगर काम करूंगा तो अकेलापन महसूस नहीं होगा ना। ऐसा सोचते ही सीताराम और मल्लन्ना भैंस खरीदने के लिए मंडी चले जाते हैं। वहां पर सीताराम को एक भैंस पसंद आती है। पैसे देकर उसे घर लेके आता है। उसे घर के बाहर बांध लेता है। अगले दिन सीताराम दूध लेने के लिए भैंस के पास गया और दूध लेना शुरू किया। एक बाल्टी जल्दी ही भर गई। उसने दूसरी बाल्टी लगाई, वो भी भर गई। फिर तीसरी, 14 और देखते ही देखते 20 बाल्टियां भर जाते हैं। अरे ये क्या, ये कोई जादुई भैंस लग रही है। दूध रुकती ही नहीं है, दूध नदी की तरह बह रही है।
ये बात तुरंत मल्लन्ना को बताना है। ऐसा सीताराम मल्लन्ना को सारी बात बताता है। देखते ही देखते ये बात सारे गांव और शहर तक पहुंच जाता है। सीताराम और उसके जादुई भैंस का इंटरव्यू लेने टीवी वाले भी आ जाते हैं। उस इंटरव्यू को सीताराम के दोनों बेटे टीवी में देख लेते हैं। श्रवण भैया, देखा तुमने? हमारे पिताजी का भैंस दूध की नदियां बहा रही है। अरे भुवन, सिर्फ दूध की नदी ही नहीं, पैसों का नदी भी बहेगा। चलो चलो, जल्दी हम गांव जाकर इसका फायदा उठाते हैं। ऐसा दोनों बेटे फिर से अपने बीवियों को लेकर गांव अपने पापा के पास आ जाते हैं। अरे बेटे, आप दोनों यहाँ पर? चलो, कोई बात नहीं है। उस जादुई भैंस को संभालना मेरी बस की बात नहीं है। भगवान का शुक्र है आप आ गए। अब ये सब तुम ही संभाल लो, मैं जरा आराम करूंगा।